दोस्तों नमस्कार और आपका अपने YouTube चैनल जीके विद एमएस दिवाकर में स्वागत है। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों एक बार सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों जैसा कि आपने पिछली वीडियो भी हमारी देखी होंगी और उनमें हमने बात की थी राजस्थान में चित्र शैली का सामान्य परिचय किया था। उसके बाद में उनके डिवाइडेशन की बात की थी कि राजस्थान की चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया। राजस्थान की चित्रकला को 4 भागों में बांटा गया है और वो 4 प्रकार कौन कौन से थे? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली और ढूंढाड़ और हाड़ौती। तो ये 4 मुख्य प्रकार हैं, या इनको हम 4 जो प्रकार हैं इनको हम स्कूल के नाम से भी कह सकते हैं। तो जब हम इनकी बात करेंगे तो मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आने वाली जो चित्र शैलियां थी उनकी हम बात कर चुके हैं, वो मैंने कंप्लीट करा चुकी है। अब बात करेंगे हम मारवाड़, अगली जो, क्योंकि मेवाड़ हो चुके, मेवाड़ के बाद में नंबर आएगा मारवाड़ का, क्योंकि हम मारवाड़ पढ़ने जा रहे हैं। तो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत कौन कौन सी शैलियां आती हैं? तो दोस्तों थोड़ा सा नक्शा के माध्यम से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करें। नक्शा क्या है कि नक्शा बन जाता है तो थोड़ा उसे समझने में आसानी रहती है, तो इसलिए कोशिश मैं इसीलिए करता हूं उनकी। तो देखो ये आपका पश्चिम राजस्थान, यानी कि हम लगभग मारवाड़ कह सकते हैं ना, ये मारवाड़ है। मारवाड़ में 4 शैलियां हैं, यानी मारवाड़ स्कूल चित्र शैली पढ़ रही हम, तो स्कूल पढ़ेंगे चाहे इनको शैली बोलते हैं ना। तो ये बड़ा है मारवाड़ स्कूल। इसके 4 भाग हैं, यानी कि 4 जो शैलियां हैं वो कौन कौन सी है? एक जोधपुर शैली, कौन सी? जोधपुर शैली। उसके बाद में दूसरी बीकानेर शैली, बीकानेर के बाद में जैसलमेर शैली, जैसलमेर, और चौथी पढ़ेंगे हम कौन सी? किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ तो ज्यादा फेमस है, अधिकतर क्वेश्चन किशनगढ़ शैली में से ज्यादातर निकलते हैं। और अगर बात की जाए आपके पटवार एग्जाम में आरएएस या लेक्चरर के अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें ज्यादातर इनमें से इनके चित्रकार ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो कोशिश करते हैं हम पढ़ने की। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इनमें से कौन सी? जोधपुर शैली। तो हेडिंग जोधपुर शैली, जोधपुर शैली, ठीक है। अब मारवाड़ के अंतर्गत सबसे बड़ा कौन सा है? मारवाड़ स्कूल। और मारवाड़ स्कूल में हम कौन सी पढ़ रहे? पहली जोधपुर शैली। तो दोस्तों जोधपुर शैली की हम बात करेंगे कि जोधपुर शैली का सर्वाधिक विकास, क्योंकि राजा महाराजाओं के समय चित्र शैलियां विकसित हुई हैं, ज्यादातर उन्होंने चित्र वित्र बनवाए, तो राजाओं के नाम आएंगे और पूछे जाते रहेंगे पेपर में भी। तो सर्वाधिक, अगर जोधपुर शैली के सर्वाधिक विकास की बात की जाए तो सर्वाधिक विकास राव मालदेव के समय। किसके समय? राव मालदेव राजा है जोधपुर के, जिन्हें हम कह सकते हैं रूठी रानी के पति या उमादे के पति कह सकते हैं, वही राव मालदेव हैं, जिनसे इनकी पत्नी उमादे रूठ करके चली जाती है, अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में रहती है और नाम पड़ जाता है रूठी रानी। तो वही रूठी रानी के पति मालदेव। तो सर्वाधिक चित्र का, जोधपुर की चित्रकला का विकास राव मालदेव के समय हुआ है। अब देखो इन चित्र शैलियों पे किसी ना किसी दूसरी शैलियों के भी प्रभाव पड़े हैं, प्रभाव पड़ेंगे। तो उसे अगर राजा की बात करें कि कौन से राजा के समय क्या लगभग प्रभाव पड़े, तो थोड़ा सा उसको भी याद रख सकते हैं। जैसे देखो यहाँ मुगलों से भी संबंध रहे हैं भाई। जोधपुर के राजा है, जोधपुर के राजाओं ने मुगलों से अपने वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर लिए थे। और आपको बता दो जोधपुर राजस्थान या राजपूताना से सबसे पहले मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाली रियासत कौन सी थी? जयपुर या आमेर रियासत थी। उसके बाद में ये जोधपुर भी आता है, जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। तो सीधी सी बात है, जब मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित कर रहे हैं तो उनके रीति रिवाजों का और हमारे रीति रिवाजों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो उनका प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ेगा और हमारा प्रभाव उन पर पड़ेगा। तो मुगलों का प्रभाव पूछा जाता है। तो मुगल प्रभाव की बात करें जोधपुर शैली पर, मुगल प्रभाव, तो वो मोटा राजा उदय सिंह के समय। किसके समय? मोटा राजा उदय सिंह के समय। मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के बेटे जहांगीर या सलीम के साथ में कर दिया था, करीब 1586 ईस्वी के आसपास। तो मुगल प्रभाव कब से प्रारंभ है? मोटा राजा उदय सिंह के शासनकाल से। इसके बाद में अगर इस पर बात करें, इस जोधपुर शैली का अगर सर्वाधिक विकास रहा है वो कल्याणमल के समय है, वो सर्वाधिक विकास राव मालदेव के समय है। और मुगल प्रभाव में मोटा राजा
उदय सिंह के समय। उसके बाद में एक और इस जोधपुर शैली से कुछ जुड़ा हुआ है, वो कौन सा है? नाथ संप्रदाय। क्योंकि इस शैली में नाथ संप्रदाय के चित्र बनाए गए, जैसे कि शिव पुराण, शिव रहस्य, देवी महात्म्य, यानी ऐसे करके नहीं नाथ संप्रदाय से ही संबंधित होते हैं, जो शिव भक्ति कह सकते हैं या नाथ संप्रदाय होता है। तो नाथ संप्रदाय के चित्र भी जोधपुर शैली में हमें देखने को मिलते हैं। नाथ संप्रदाय, अब इस नाथ संप्रदाय के चित्रों को इस शैली में कह सकते हैं लाने का काम किसने किया है या प्रदर्शित करने का काम किस राजा ने किया है? तो वो आता है यहाँ जोधपुर का राजा है जिसका नाम है मान सिंह और राठौड़। पीछे शब्द राठौड़ लगाना जरूरी है, क्योंकि मान सिंह आपके जयपुर में भी आ जाएंगे। मान सिंह फर्स्ट है, मान सिंह द्वितीय है, उसके बाद में भरतपुर में भी मान सिंह राजा हुए, उसके बाद में ये आपके जोधपुर के हैं महाराजा मान सिंह या मान सिंह राठौड़। ये राठौड़ शब्द है, ये स्पेशल अपने रियासत को इंडिकेट करते हैं, किस रियासत या किस क्षेत्र से। तो राठौड़ आएंगे तो वो मारवाड़ में पहुंचेंगे, ठीक है ना। मारवाड़ रियासत अभी जोधपुर बीकानेर और समझे। तो मान सिंह राठौड़ है, मान सिंह राठौड़ के समय नाथ संप्रदाय के सर्वाधिक चित्र देखने को मिलते हैं। और नाथ, इसी के कारण मान सिंह राठौड़ को सन्यासी राजा भी कहा जाता था, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा भक्त था नाथ संप्रदाय का। और इसी ने जोधपुर में नाथ संप्रदाय का एक मंदिर बनवाया, जिसे महामंदिर जोधपुर के नाम से जानते हैं ना। महामंदिर बनवाया था जोधपुर, वो नाथ संप्रदाय का राजस्थान में सबसे बड़ा केंद्र भी है, या नाथ संप्रदाय की एक प्रमुख पीठ भी है ना। तो यहाँ अगर हम चित्रों की या चित्रों की बात करें तो यहाँ चित्र, एक रागमाला का चित्र आता है, इसको जरूर याद रखें दोस्तों। रागमाला का कई जगह मैं पहले भी बता चुका हूं। तो रागमाला का यहाँ जो चित्रण किया है वो वीर जी के द्वारा किया गया है। वीर जी को हम वीर विट्ठल के नाम से भी जानते हैं, वीर विट्ठल दास। इन्होंने चित्र बना है किसका? रागमाला का, करीब 1623 ईस्वी के आसपास, ज्यादा रखें तो रख लेना याद, 1623 ईस्वी के आसपास बनाया है। उसके अलावा और अगर चित्र का, वैसे यहाँ पर पंचतंत्र के भी चित्र देखने को मिल जाते हैं, नाथ संप्रदाय है, ये देवी महात्म्य वगैरह है। उसके अलावा अगर चित्रकारों की बात करें तो दोस्तों चित्रकार कभी कभार पूछ लेता है यहाँ से, और वो याद रखना भी जरूरी है बड़े एग्जाम के लिए, जैसे पटवार वगैरह का एग्जाम, उनमें चित्रकार ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो चित्रकारों की बात करें तो नाथा, छज्जू, सैफू, नाथा, छज्जू, सैफू, और उसके बाद में आपके भूत भाटी, जीत भाटी और किशनदास, सवाईदास। तो ये कुछ भूत भाटी, जीत भाटी है, किशनदास है, सवाईदास है, नाथा, छज्जू, सैफू कुछ चित्रकार हैं, इनको याद रख लेना। तो ये कहाँ के? जोधपुर शैली के ही चित्रकार हैं। अब बात आते भाई ऐसे चित्र, यहाँ लगभग चित्र कैसे बने होंगे? तो चित्र सीधी सी बात है कि मारवाड़ क्षेत्र है, जोधपुर है, और तो यहाँ तो रेत के टीले दिखाई देते हैं। तो रेत के टीले हैं, वृक्ष हैं, आम बाम के वृक्ष के चित्र बनाए हैं ज्यादातर। कलर पूछ लेता है, कलर आपका, क्योंकि धरती दोहरा रही है, यानी कि रेत ही रेत है, तो पीला रंग यहाँ ज्यादातर चला है, यहाँ के जो चित्रों में देखने को मिलता है, तो पीला रंग ज्यादातर देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ जैसे घोड़ा या ऊंट, उनके चित्र देखने को मिलते हैं ज्यादातर। तो ये है आपकी जोधपुर शैली, ठीक है ना। तो जोधपुर शैली के बाद में अगली जो शैली पढ़ेंगे हम, उसका नाम है बीकानेर शैली। तो दोस्तों बीकानेर बहुत इंपॉर्टेंट शैली है। और बीकानेर क्यों जानी जाती है? बीकानेर पुस्तकला, मारवाड़ में जोधपुर के बाद में दूसरी पढ़ेंगे बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, बीकानेर शैली की जो पहचान है वो उस्ता कला है। कौन सी है? उस्ता कला। उस्ता कला क्या होती है? ऊंट की खाल पर चित्रकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊंट की खाल पर चित्रकारी क्या कहलाता? उस्ता कला। इस उस्ता कला को दूसरा नाम और दिया है कैमल हाइड। क्या कहते हैं इसी को? कैमल हाइड के नाम से भी जानते हैं। तो कैमल हाइड या उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार जो रहे हैं, जिन्होंने इसको प्रसिद्धि दिलाई है, उनका नाम है हिसामुद्दीन उस्ता। क्या नाम है?
हिसामुद्दीन उस्ता। हिसामुद्दीन उस्ता के अलावा और भी कलाकार हैं जिसे रुकनुद्दीन वगैरह। वैसे हिसामुद्दीन उस्ता इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है, पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये दुलमेरा गांव है बीकानेर में, वहां के रहने वाले हैं हिसामुद्दीन उस्ता। दुलमेरा है ना, दुलमेरा बीकानेर, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित। इसके अलावा देखो ये उस्ता पीछे लगा हुआ है, तो ये एक उस्ता फैमिली चली है जो उस्ता कला में पारंगत रही, या कह सकते हैं उस्ता कला का ज्यादा काम इन्होंने किया है। तो इस उस्ता कला में 2 परिवार लगे हुए हैं। 2 परिवार कौन कौन से हैं जिनमें बात करेंगे? एक तो उस्ता परिवार हो जाएगा जिसे हम हिसामुद्दीन उस्ता वगैरह पढ़ रहे हैं, और दूसरा है मथैरणा परिवार। कौन सा है? मथैरणा परिवार। ये 2 परिवार हैं जो कहा उस्ता कला का काम ज्यादातर करते हैं। तो उस्ता परिवार में आपके हिसामुद्दीन है, रुकनुद्दीन है, कायम है या कायम खां, ये इसके कलाकार आ जाएंगे उस्ता परिवार के। मथैरणा परिवार में और देख लो, जैसे मुन्ना लाल है या चंदूलाल, चंदूलाल, मुन्ना, उसके अलावा जय किशन और राम किशन, है ना। ये कुछ कलाकार हैं जो कि इस उस्ता कला में आज के समय में, या कह सकते हैं जो इसमें लगे हुए हैं या इन्होंने काम किया है। किसका? उस्ता कला का। ऊंट की खाल पर कारीगरी, उस्ता कला। एक हरमन गोत्स हुए, ये कला समीक्षक कह सकते हैं इनको, आप भले नोट्स बना सकते हैं। कला समीक्षक है ये हरमन गोत्स। इन्होंने इस उस्ता कला को, उस्ता कला का क्या किया? संरक्षण। तो जिनमें नाम आता है किसका? हरमन गोत्स का। इसके अलावा अब हम जो बात करेंगे कि इस बीकानेर शैली का प्रारंभ या और इनके उस्ता कला के अलावा और कुछ बात करेंगे। जैसे बीकानेर शैली का प्रारंभ। बीकानेर शैली का प्रारंभ की बात करें तो बीकानेर के शासक हुए राय सिंह, जिन्हें हम राजपूताने का कर्ण के नाम से जानते हैं। राय सिंह राजपूताने का कर्ण, ठीक है। उनके समय ये चित्रकला बीकानेर वाली प्रारंभ होती है, और राय सिंह के समय सबसे पहला चित्र बीकानेर शैली में जो बना है उसका नाम क्या है? बीकानेर शैली का चित्र वो है भागवत पुराण। और भागवत पुराण जो चित्र बनाया गया था दोस्तों, वो भागवत पुराण जो चित्र है वो राय सिंह के समय ही बनवाया गया था, क्योंकि राय सिंह ही इन कलाकारों को उस्ता कला वगैरह से संबंधित है, और जो या कह सकते हैं इस शैली के कलाकारों को बाहर से लेकर आते हैं कौन? राय सिंह। वही इनको संरक्षण देते हैं। अगर इसके स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल, बीकानेर के शासक अनूप सिंह, अनूप सिंह को माही भराते की उपाधि प्राप्त थी, तो वही अनूप सिंह है जिनके शासन काल को क्या कहा जाता है? इसके बीकानेर शैली का स्वर्ण काल के नाम से जानते हैं। तो ये थी दोस्तों बीकानेर शैली। और बीकानेर शैली की एक और पहचान रही है कि ये जब चित्र बनाते थे तो उस चित्र पर तिथि और नाम जरूर अंकित करते थे। ये इनकी स्पेशल विशेषता रही है। सबसे अलग विशेषता है तिथि व नाम अंकित करना, ठीक है ना। तिथि व नाम अंकित करना वो बीकानेर शैली के कलाकारों की प्रमुख विशेषता रही है। तो ये थी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के बाद में अगली है, तो दोस्तों देख लेना एक बार। बीकानेर शैली का प्रारंभ राय सिंह के समय है, स्वर्ण काल अनूप सिंह का शासन काल है, जिन्हें माही भराते के नाम से भी जानते हैं। बीकानेर शैली का सबसे पहला चित्रित ग्रंथ मिलता है, भागवत पुराण में मिलता है। उस्ता कला बीकानेर शैली की प्रमुख पहचान है। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार हैं हिसामुद्दीन उस्ता है, जो दुलमेरा बीकानेर के रहने वाले थे, जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। उस्ता कला को केवल हाइड के नाम से भी जानते हैं। और उस्ता कला क्या है? ऊंट की खाल पर चित्रकारी करना उस्ता कला कहलाता है। उस्ता कला में 2 परिवार लगे हुए हैं, एक मथैरणा परिवार और दूसरा उस्ता परिवार। तो ये 2 परिवार है जो इसमें लगे हुए हैं। एक हरमन गोत्स जो कला समीक्षक है, जिन्होंने बीकानेर शैली को या कह सकते हैं जो उस्ता कला है उसको संरक्षण दिया है। तो इस तरह से ये थी बीकानेर शैली। बीकानेर शैली के बाद में अगली जो शैली पढ़ेंगे वो है जैसलमेर शैली। बीकानेर शैली के बाद में जैसलमेर शैली। तिथि व नाम अंकित करना कहा की स्पेशल विशेषता है, बीकानेर शैली की स्पेशल विशेषता है। मारवाड़ शैली की तीसरी शैली, मारवाड़ स्कूल की तीसरी शैली पढ़ेंगे हम जैसलमेर शैली। कौन सी है?
जैसलमेर शैली। देखो, जो भी रंग कलर की बात आती है कि कौन सा रंग है, किस चीज के ज्यादातर चित्र हैं, तो ध्यान रखना मारवाड़ में अधिकतर आपके वही रेत के टीले आएंगे, जैसे जोधपुर में थे वैसे ही कौवा चकोर ये पक्षी आएंगे, ऊंट घोड़ा पशु आ जाएंगे, पेड़ आम का आ जाएगा, और रंग आ जाएगा पीला, यानी रेत का रंग पीला होता है, तो इसलिए वहां का रंग क्या रहेगा, पीला। तो ये आप कॉमन सेंस से भी इन चीजों को याद रख सकते हैं, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा, कॉमन सेंस थोड़ा आप लगाएंगे, क्योंकि कंपटीशन है, आप जानते हैं कि रटने से काम नहीं चलता है, कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ता है, तब जाकर के सफलताएं मिलती हैं। तो जैसलमेर शैली, जैसलमेर, ठीक है साहब, पढ़े जैसलमेर शैली। जैसलमेर शैली का प्रारंभ हरिराज भाटी, जैसलमेर के शासक भाटी लगाते हैं अपने नाम के पीछे, ठीक है ना, तो हरिराज भाटी, इनके समय प्रारंभ होती है राजस्थान वो जैसलमेर की चित्रकला, और उसके बाद में यहां जो सर्वाधिक चित्र बने हैं, सर्वाधिक चित्र, इस चीज को जरूर याद रखना, वो कौन है, लोद्रवा की राजकुमारी, लोद्रवा की राजकुमारी, और उसका नाम क्या है, मूमल, ठीक है ना, कौन है, मूमल। जैसलमेर का राजा, लोद्रवा का राजा नंद है, उसकी पुत्री है मूमल। मूमल अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती है, प्रसिद्ध थी, और मूमल और महेंद्र जो अमरकोट का राजा है, इनकी प्रेम कहानी है जो काफी फेमस रही है, और चीतल नाम का इनका एक ऊंट भी था महेंद्र का, जो इस मूमल से प्यार करता था, तो उसी मूमल के चित्र बनाए गए हैं, वो कौन सी शैली में है, जैसलमेर शैली में बनाए गए हैं। तो अब बात करेंगे, यहां तक बात करी थी जैसलमेर शैली, इसके बाद में स्पेशल अगली जो बात करेंगे वो है किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को जो बगल में लाल का बटन सा दिखाई देता है उस पर क्लिक जरूर करें, जिससे कि आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो कोशिश कर रहा हूं जिस पढ़ाने की, जैसे कि आपको समझ में आए, तो उसी कड़ी में और बात करें। मारवाड़ शैली में 3 शैलियां करा चुका हूं, कौन सी, जैसलमेर शैली हो गई, जैसलमेर के बाद में अगली है आपकी किशनगढ़ शैली। कौन सी है, किशनगढ़ शैली। तो दोस्तों किशनगढ़ शैली, किशनगढ़ कहां पर है, अजमेर में, पहले ही बता चुका हूं। इसको मारवाड़ शैली के अंदर पढ़ने का कारण क्या है, तो वो मेरी पिछली वीडियो में देख लेना क्यों पढ़ते हैं। किशनगढ़ कहां है, अजमेर में। किशनगढ़ शैली की जो प्रमुख पहचान है वो है बड़ी ठड़ी चित्र। बड़ी ठड़ी चित्र की बात करें तो बड़ी ठड़ी का चित्र इतना फेमस रहा है, पूरे राजस्थान की ही नहीं पूरे भारत में ये बड़ी ठड़ी का चित्र फेमस रहा है। इसलिए इस बड़ी ठड़ी चित्र के कारण इस किशनगढ़ शैली का दूसरा नाम और दे दिया है, क्या, बड़ी ठड़ी शैली। कौन सी, बड़ी ठड़ी शैली। वैसे इसको कागजी शैली भी कह देते हैं, किशनगढ़ कागजी शैली के नाम से भी जानते हैं, जो बसलो चित्रण के नाम से है ना। तो बड़ी ठड़ी चित्र की बात कर लेते हैं ना। तो बड़ी ठड़ी चित्र है जो इसकी पहचान है, पूरे भारत की पहचान कह सकते हैं इसको, इतना सुंदर है। बड़ी ठड़ी है क्या, किसने बनवाया, कौन है, तो भैया बड़ी ठड़ी, बनी का मतलब है बनी, और ठड़ी मतलब राधा बनी, यानी कि ऐसा चित्र है, यानी बड़ी ठड़ी एक महिला है, और वो महिला यहाँ किशनगढ़ के राजा हैं, जिनका नाम है सावंत सिंह। क्या नाम है, सावंत सिंह। इन्होंने अपनी कविताओं में नीचे लिखा करते थे नागरी दास, ठीक है ना, इसलिए हम इनको या तो सावंत सिंह नागरी दास पढ़ लेते हैं, बोलने में पूरा सावंत सिंह नागरी दास बोल देते हैं, लेकिन नागरी दास कह सकते हैं। अपने नाम की जो कविताएं वगैरह लिखा करते थे उसमें ये नागरी दास शब्द लिखा करते थे। नागरी दास ये मथुरा वृंदावन चले गए थे, भगवान कृष्ण की भक्ति करने लगे थे, तो तब से इनको नागरी दास नाम इनका पड़ जाता है। तो इनकी प्रेमिका है जिसका नाम है बड़ी ठड़ी। अब आप जानते भाई, जब बड़ी ठंडी प्रेम का है तो आज के उस समय तो काफी लगाव रहता था, ज्यादा प्यार है, उसके लिए कुछ ना कुछ निशानी बनवाते थे।
तो राजा महाराजा और क्या करेंगे, कुछ ना कुछ चित्रकारी करेंगे, इसका चित्र बना लो, उसका चित्र बना लो, यार ये चीज बढ़िया चीज लग रही है, चलो इसका चित्र बना दो। तो राजा महाराजा मन की बात है, तो इन्होंने भैया प्रियंका का चित्र बनाओ। पहले फोटोग्राफर तो थे नहीं, मोबाइल में फोटो खींच ली और रख ली, है ना। तो पहले चित्रकारी रखते थे, भैया इसकी चित्रकारी कर दे, इसका स्केच बना दे, है ना। तो तभी तो ये चित्रकारी चली है, राजा महाराजा ने चलाई है। नहीं आज के टाइम पे तो खैर मोबाइल चल गई, चित्र है, चित्रकार अच्छे से चित्रकार अब भी हैं कर रहे जो काम है इनमें। तो सावंत सिंह नागरीदास ने चित्र बनवा दिया है, और किसके द्वारा बनवाया गया था, उस चित्रकार का नाम है मोरध्वज निहाल चंद। चित्रकार का नाम क्या है दोस्तों, मोरध्वज निहाल चंद, याद रखना मोरध्वज निहाल चंद ये चित्रकार है जिन्होंने बड़ी ठड़ी का चित्र बनाया है। अब इस चित्र को पहचान नहीं मिली, बाद में पहचान मिली है। तो दो कलाकार कह सकते हैं, एरिक डिक्सन और दूसरा है फैयाज अली। वो आते हैं और वो इस चित्र को देखते हैं, अरे यार व्हाट पेंटिंग, कितनी जबरदस्त पेंटिंग है। तो यही इसको पहचान दिलाते हैं कौन, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, इसकी पहचान करते हैं चित्र की, कितनी अच्छी क्वालिटी का चित्र बनाया गया किसी चित्रकार के द्वारा। तो एरिक डिक्सन और फैयाज अली इस बड़ी ठड़ी चित्र को प्रकाश में लाए, ठीक है ना। प्रकाश में लाने का काम किसने किया है, एरिक डिक्सन और फैयाज अली, ये चित्रकार हैं। अब इनको इसकी सुंदरता इतनी अच्छी लगी, तो इनमें से जो पहले वाले हैं एरिक डिक्सन, उन्होंने इस बड़ी ठड़ी चित्र का क्या नाम दे दिया, भारत की मोनालिसा। अरे यार कितनी सुंदर है, ये तो मोनालिसा जैसा चित्र है, और उसका नाम दे दिया भारत की मोनालिसा। वैसे मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची का बनाया गया चित्र है, जो विश्व में सबसे सुंदर स्त्री का चित्र माना जाता है। कौन सा है वो, मोनालिसा का चित्र। मोनालिसा का चित्र किसने, इटली का चित्रकार है लियोनार्डो दा विंची या विंची, उसके द्वारा ये कौन है, लास्ट सपर, वो भी लियोनार्डो दा विंची का ही है ना। तो वो ये तो उस मोनालिसा की ही बतादी कलाकृति का ऐसी अनुकृति कहाँ देखने को मिलती है, इस बड़ी ठड़ी वाले चित्र में मिलती है। तो इसलिए भारत की मोनालिसा बड़ी ठड़ी चित्र, तो ये राजस्थान में ही नहीं भाई पूरे भारत में फेमस है बड़ी ठड़ी। इस बड़ी ठड़ी पर एक नाक का आभूषण है, उसको बेसरी कहा है ना। नाक का आभूषण है, उसको क्या कहा है, बेसरी। इसके अलावा इस बड़ी ठड़ी पर मई 1973 में 50 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया जा चुका है, ठीक है ना। डाक टिकट जारी किया जा चुका है। अब यहाँ के अगर चित्रों में बात करें तो देखो यहाँ की हम पढ़े तो विशेषताओं में पढ़ सकते हैं। विशेषताएं क्या रही है, यानी कि जो ज्यादातर चित्र रहे हैं, तो नारी सौंदर्य तो है ही यहाँ का स्पेशल है। विशेषताओं में बात करें तो विशेषताओं में देखो थोड़ा सा आप आइडिया लगाना पड़ेगा भैया, याद रखने के लिए आइडिया लगाना पड़ेगा, वैसे नहीं रटने के लिए तो कैसे भी रट लेना। किशनगढ़ अजमेर में पुष्कर झील, अजमेर में कौन सी है, पुष्कर झील। पुष्कर झील में चलेंगी नाव, ठीक है ना। नाव झील है ये, नाव कहा, झील में, और झील में कमल के फूल क्या होंगे, झील में कमल के फूल, और कमल के फूलों पर भौरे। भौरे कब होंगे, चांदनी रात में, ठीक है ना, चांदनी रात, है ना। और इसको हम बना देंगे चांदनी रात की संगोष्ठी और नारी सौंदर्य। ये विशेषताएं कहाँ की है, इसी किशनगढ़ शैली की है। देखो चांदनी रात की संगोष्ठी या ये नारी सौंदर्य में जो चित्रण किया गया बड़ी ठड़ी चित्र का, उसमें लंबी गर्दन है, नुकीली नाक है यानी, और पतली या लंबी उंगलियां हैं, सुराहीदार गर्दन है, ऐसे करके नहीं इनका चित्र बनाया गया है। तो वो नारी सौंदर्य आ जाता है। बलखाती बालों की लटका एक और अंकन है, वो शेखावटी चित्र शैली में देखने को मिलता है। तो ये आपके विशेषताओं में आ जाएंगे। उसके बाद में अगर बात करें यहाँ के चित्रकारों की, देखो चित्रकार ज्यादातर पूछ लेता है, तो चित्रकार साहेब राम नहीं है दोस्तों,
साहेब राम जयपुर में है और यह सवाई राम है, नंदराम है। उसके अलावा नंदराम हो गया, सवाई राम, नानक राम, रामनाथ, उसके अलावा बदन सिंह। ये चित्रकार है, मुख्य चित्रकार जो इस किशनगढ़ शैली के अंतर्गत आते हैं। सवाई राम है, नानक राम, बदन सिंह, सीताराम का भी नाम आता है। तो ये कुछ चित्रकार हैं, याद रख लेना। तो वो वो किशनगढ़ शैली के। तो दोस्तों चित्रकार जैसे मोर निहालचंद का भी नाम आएगा। तो ये प्रमुख चित्रकार या ये प्रमुख शैलियां थी जो मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत हमने पढ़ी थी। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि शुरुआती चैनल है और हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से अच्छा पढ़ाने की।